हमने अपने पिछले लेक्चर में विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसकी विशेषताओं को पढ़ा। विद्युत रासायनिक श्रेणी और विशेषताओं को पढ़ने के बाद आज हमारा लेक्चर है सेल के विषय में। आज हम पढ़ेंगे सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं और सेल में कितने प्रकार की रिएक्शंस संपन्न होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल को पढ़ना। तकरीबन सभी लोग दैनिक जीवन में सेल को जानते होंगे कि सेल क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने अभी तक जब भी सेल को देखा है, हम लोगों ने ज्यादातर सेल को इस प्रकार से समझा है कि सेल वे उपकरण होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को तैयार करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अगर मैं रसायन विज्ञान या विज्ञान के बेसिस पर देखूं तो सेल केवल वे डिवाइसेस ही नहीं हैं जो विद्युत ऊर्जा को बनाएं, बल्कि सेल अन्य भी प्रकार की कई डिवाइसेस होती हैं। सेल हर एक वो चीज है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में चेंज कर दे। लेकिन अगर रसायन विज्ञान में बात करते हैं कि सेल किसे कहते हैं, तो बेटा सेल बड़ा आसान है। रसायन विज्ञान के आधार पर सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। अगर कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा उपकरण होता है या आता है जो दो प्रकार की ऊर्जाओं का आपस में रूपांतरण कर सकता है, कौन कौन सी ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का, रूपांतरण कर दे रासायनिक ऊर्जा में, पहला सेल वो हो गया जो विद्युत ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, और दूसरा सेल वो सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। तो मेरे लिए हर वो उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, मैं उस उपकरण को कहता हूं सेल। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सेल को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सेल वह युक्ति है, युक्ति का मतलब उपकरण, डिवाइस, वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है सेल क्या है, तो मैं बता दूंगा सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को या तो विद्युत ऊर्जा में बदल दी या फिर वो एक काम करे कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। अगर वो एनर्जी का इस प्रकार का कोई भी चेंज कर सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? सेल। अब आता है कि अगर सेल किसी भी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंज करता है, तो जब सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है तो ऊर्जा का यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब भी कभी किसी एनर्जी के एक फॉर्म को, जब भी किसी एनर्जी के एक रूप को किसी दूसरे रूप में बदला जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रक्रम जरूर होता है। वो प्रक्रम भौतिक प्रक्रम भी हो सकता है और वो प्रक्रम कैसा हो सकता है? रासायनिक प्रक्रम भी हो सकता है। तो क्योंकि यहां पर एनर्जी का चेंज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है, सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल रहा है, इसका मतलब यहां भी
कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा, या तो वो भौतिक प्रक्रम हुआ होगा या तो रासायनिक प्रक्रम, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रक्रम के दौरान आप एनर्जी के अमाउंट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो हम इस बात को पढ़ें कि सेल जो है वो ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक रूप से करता है या भौतिक रूप से करता है। तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, नोट में लिखते हैं इस चीज को। सेल द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन, सेल द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन एक रासायनिक प्रक्रम द्वारा होता है। सेल द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन एक रासायनिक प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है। तो अगर हमारे यहां आता है कि सेल जो एनर्जी का चेंज करता है, इसका प्रमुख क्या कारण है, भौतिक प्रक्रम है या रासायनिक प्रक्रम है, तो मैं इस बात को बता दूं कि सेल द्वारा जो एनर्जी चेंज होती है वो एक रासायनिक प्रक्रम के द्वारा एनर्जी का चेंज कराता है। अब बात आती है, अगर सेल में एनर्जी का चेंज रासायनिक प्रक्रम द्वारा होता है तो यह रासायनिक प्रक्रम कितने प्रकार का हो सकता है, ये जो रासायनिक प्रोसेस है ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो बेटा इस दुनिया में बहुत सारे रासायनिक प्रोसेस हैं, लेकिन सेल में आने वाले अगर मैं रासायनिक प्रक्रम को चेक करता हूं तो मुझे ये दो प्रकार का मिलता है। हम लोग इसे पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जो रासायनिक प्रोसेस है, रासायनिक चेंज है, ये दो प्रकार का है। पहला प्रक्रम या पहला प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीकरण, और दूसरा प्रोसेस कहलाता है अपचयन। अर्थात सेल अगर अपनी एनर्जी को चेंज करता है, इस दौरान वो या तो ऑक्सीकरण प्रक्रम करता है, वो ऑक्सीकरण प्रक्रम भी करता है और अपचयन प्रक्रम भी करता है, दोनों प्रोसेस करता है। अगर सेल कभी भी अपने एनर्जी को चेंज करता है, कैसे एनर्जी को चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो भी वो ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम करेगा, अगर वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो भी वो ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम करेगा। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि ऑक्सीकरण प्रोसेस क्या होता है और अपचयन प्रोसेस क्या होता है। अगर ऑक्सीकरण प्रोसेस और अपचयन प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो मैं वैसे तो ऑक्सीकरण प्रोसेस कई प्रकार का होता है, लेकिन अभी यहां ऑक्सीकरण प्रोसेस मैं बहुत ही छोटा आर्टिकल बताऊंगा ऑक्सीकरण प्रोसेस का, जो मेरे लिए अभी यूज के लिए है। क्या है ऑक्सीकरण प्रोसेस, कौन सा होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है, तो मैं यहां लिखे रहता हूं क्या प्रोसेस होता है ऑक्सीकरण का। वह प्रक्रिया जिसमें अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो मुझसे अगर आता भी है कि ऑक्सीकरण विक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण प्रोसेस क्या होता है, तो मैं बताता हूं ऑक्सीकरण प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। मैं ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रम। अगर ऑक्सीकरण प्रक्रम के लिए मुझे कोई एग्जाम्पल भी लिखना पड़े तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा जिसमें कोई भी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करे, त्याग करे। तो मैंने एक रिएक्शन लिखनी है Fe, लोहे के परमाणु के लिए। तो ये लोहे का परमाणु हो गया, इसने प्रोसेस के दौरान, एक प्रक्रम के दौरान इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। Fe का मतलब है परमाणुविक रूप में है, इसने किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागा है।
अब इसकी मैं बात करता हूं तो Fe+3 का मतलब है Fe ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का मतलब है Fe के पास पहले 26 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि Fe का परमाणु क्रमांक 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है 26 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे? 23। यहां 26 थे, यहां 23 बचे। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड कर देता हूं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन को, तो इससे यह पता चल जाता है Fe ने जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो यहां साइड में रखे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा Fe ने, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। सेल पर एक और अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को भी चेक करते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन ऑक्सीकरण का जस्ट विपरीत होती है। क्या होती है अपचयन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अणु, परमाणु या आयन, कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो मैंने अपचयन के विषय में लिखा, अपचयन वो प्रक्रिया है जो कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। या उस अभिक्रिया में जिसमें कोई अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, हम ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। अभी मुझे अगर अपचयन का एक एग्जाम्पल लिखना होगा, अपचयन के एग्जाम्पल 2 प्रकार से। अगर आप ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल उत्पाद को विकारक बना देते हैं, विकारक को उत्पाद बना देते हैं, तो यह अपचयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं कि मेरे पास जिंक आयन था। जिंक आयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या थी? कमी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी थी? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसलिए मैंने इसको जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यह अपनी कमी को क्या कर लेता है? पूरा। फिर से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। Zn++ का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने जस्ट बगल में 2 इलेक्ट्रॉनों को रखकर इसकी कमी को क्या कर दिया? पूरा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करता है, Zn की कमी पूरी हो जाती है और Zn चेंज होता है परमाणविक रूप में। तो अगर मैं इस अभिक्रिया को देखता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया गया है, ऐसी सिचुएशंस पे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अब बात आती है कि अगर एक सेल अपने परिवर्तन के दौरान, एनर्जी चेंज के दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया करता है, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? तो बेटा आप सभी जानते हो, एक सेल को बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा भी। अगर आप कोई सेल का निर्माण करते हो, आपको 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। उन 2 इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों में एक एक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, यह डिपेंड करता है सेल के प्रकार पर। क्योंकि अगर मैं सेल के प्रकार को चेक करता हूं, सेल भी 2 प्रकार का होता है। इसलिए जब मैं सेल पर चलूंगा, क्योंकि सेल 2 प्रकार का कौन कौन सा? गैल्वेनिक सेल, जिसे वोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आता है विद्युत अपघटनी सेल। एक गैल्वेनिक सेल हो गया, एक विद्युत अपघटनी सेल हो गया। इन दोनों सेलों में 2-2 इलेक्ट्रोड होंगे और सेल के चेंज हो जाने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं भी चेंज हो जाती हैं। गैल्वेनिक सेल पर इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रियाएं अलग हिसाब से होती हैं और विद्युत अपघटनी सेलों पर अभिक्रियाएं अलग हिसाब से होती हैं। तो किस सेल पर ऑक्सीकरण कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रही है, इस बात को हम तब पढ़ेंगे जब हम उस सेल को पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अब बात आती है कि ये रिएक्शंस जो हैं वो कितने प्रकार के सेलों पर हो सकते हैं। तो मैंने बताया 2 प्रकार के सेलों पर, गैल्वेनिक सेलों पर और विद्युत अपघटनी सेलों पर। तो अब बात आती है कि हम लोगों को यह भी पढ़ लेना चाहिए कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और एक जो अच्छा सेल होता है
उसके गुण क्या क्या रहते हैं। तो हम इस बात को मिटा देते हैं जो यहां लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि एक अच्छा सेल किस प्रकार का होता है, या एक अच्छे सेल में क्या क्या गुण होते हैं, और फिर इसके पश्चात कि सेलों को कितने भागों में बांटा गया है, और ये सेल जो दो भागों में अगर बांटे भी गए हैं इनके कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले अब बात चलेगी अच्छे सेल के क्या गुण हैं। अच्छे सेल के गुण, आप मार्केट वगैरह पर जाते हो सेल खरीदने, तो आप सेल लेके आते हो, सभी आदमी ऐसा सोचते होंगे कि हम अच्छा सेल लेके आए, लेकिन हम लोग इस बात को चेक करेंगे कि वास्तव में अच्छा सेल होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को क्या है कंपनी के हिसाब से सेल लेके चले आते हैं, लेकिन एक अच्छे सेल में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस बात को पढ़ते हैं कि एक जो अच्छा सेल है वो क्या क्या गुण रखता हो। तो अच्छे सेलों के गुण बड़े आसान होते हैं, मैं 1 नंबर 2 नंबर डाल के लिखे देता हूं। सबसे पहली बात है जो अच्छा सेल है, तो अच्छे सेल का पहला ये गुण है कि जितने दिन भी प्रयोग में लाया जाए अच्छा सेल, उसकी वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई सेल 2 वोल्ट का है, तो सेल जितने दिन भी प्रयोग में आए या जितने दिन भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए, एनर्जी दे पाए, वो सेल 2 वोल्ट ही एनर्जी देता रहे, लगातार 2 वोल्ट देता रहे, उससे कम वो एनर्जी ना दे। जिस दिन ना दे तो फिर बेकार हो जाए सेल, लेकिन जितने दिन दे उसकी वोल्टता में कोई खास परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज मैं लिखे देता हूं, सेल की वोल्टता, अर्थात वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेल की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, यह पहली विशेषता हो गई एक अच्छे सेल में कि सेल की जो वोल्टेज है वो जल्दी से चेंज ना हो, वो जितना वोल्टेज का आए सेल वो लगभग उतना ही वोल्ट प्रोड्यूस करता रहे जब तक चले, और जब ना चले तो ना चले, फिर बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक चले उसकी वोल्टेज में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। जितने वोल्ट का हो वो उसी वोल्ट पर चलता रहे। दूसरी चीज, अगर मैं सेल पर चेक करता हूं तो सेल में एक और खासियत होने, सेल का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो सेल है वो आकार में बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप जिस उपकरण में सेल को यूज कर रहे हैं वो उपकरण छोटा है लेकिन सेल उससे भी बड़ा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी घड़ी छोटी है और उसमें जो सेल पड़ा है वो बहुत बड़ा है। तो सेल का आकार जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए कि घड़ी के अंदर ही आ जाए। सब व्यक्ति ऐसा कहे कि घड़ी में सेल पड़ा है, कोई व्यक्ति ये ना कह पाए कि सेल में घड़ी पड़ी है। तो सेल का आकार कैसा होना चाहिए, अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए जिस भी उपकरण पे डाला जाए। अगर सेल में मैं तीसरी खासियत देखता हूं तो सेल का आकार, सेल का भार या वजन कम होना चाहिए। जो सेल है वो अधिक भारी नहीं होना चाहिए कि अगर सेल बहुत ज्यादा भारी होगा तो एक तो उपकरण का वजन और दूसरा सेल का वजन, इस प्रकार से पूरी डिवाइस का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सेल जो है ऐसा होना चाहिए जो वेट में कम हो, कम वजन रखता हो, आसानी से ट्रांसपोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। सेल इतना भी भारी नहीं होना चाहिए कि 4 लोग उसको उठाने में लग जाएं फिर बाद में, तब सेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। सेल में अगर मैं और आगे बात करता हूं कि सेल की अगली खासियत क्या होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है सेल, ये सभी लोग जानते होंगे सेल की इस खासियत को, सेल
लंबी अवधि तक चलना चाहिए, लंबी अवधि तक चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो सेल जो है एक लॉन्ग रेंज में टाइम रेंज होनी चाहिए उसकी, कि एक लंबे जितने ज्यादा जिससे ज्यादा समय पर अगर चल सके सेल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एक अच्छे सेल की 4 खासियत होती है, मैं आपके सामने लिखे, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जो आपको समझाया जाए, आप आसानी से एक बार ही पढ़ के इसको आप तैयार कर सकते हो। तो एक अच्छे सेल में इतने गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल कितने प्रकार का होता है। तो बेटा मैं इस चीज को हटा देता हूं और आगे बात करते हैं कि सेल जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो बेटा सेलों को 2 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले सेलों को चार्जिंग के बेसिस पर बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, आप चार्जिंग को बहुत आसानी से जानते हो, चार्ज और डिस्चार्ज इन 2 चीजों को बहुत अच्छे से जानते हो। जब चार्जिंग की बात होती है, चार्जिंग को हिंदी में कहते हैं आवेशन। ध्यान रखिएगा, चार्जिंग को हिंदी में कहते हैं आवेशन प्रक्रिया, और डिस्चार्जिंग को कहते हैं निरावेशन। अगर हम लोग ये कहेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, आवेशित हो रही है। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, निरावेशित हो रही है। तो आवेशन के आधार पर, चार्जिंग के बेसिस पर अगर मैं बात करता हूं तो सेलों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो मैं पहले पढ़ लेता हूं कि चार्जिंग के बेसिस पर जो सेल 2 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं और कैसा बिहेव करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग को समझ गए होंगे। मैं इसी में से आर्टिकल बढ़ा देता हूं, आवेशन के आधार पर सेलों के प्रकार, सेलों के प्रकार कि अगर मैं चार्जिंग के बेसिस पर देखता हूं सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला सेल होता है प्राथमिक सेल। बेटा प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो प्राथमिक सेल बड़ा आसान सा चीज है, मैं पहले आपको ऐसे ही बता दूं। आपके यहां बहुत सारे सेल आते हैं जो एक बार कंपनी से चार्ज होकर आ जाते हैं, आप उसको यूज करते हो, यूज करने के बाद आप उनको फेंक देते हो। क्यों फेंक देते हो? क्योंकि आप जानते हो कि अब हम इस सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जिस सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, किसी के मन में ऐसा भी हो सकता है कि हम तो पहली बार इन्हें चार्ज कर पाए। तो मैं आपको बता दूं, सेल पहली बार चार्ज था जब कंपनी पर बना था, उसे वहां चार्ज कर दिया गया था। तो सेल एक बार तो चार्ज हो चुका वहां से, लेकिन इसके बाद जब उसकी चार्जिंग खत्म हुई तो बहुत सारे सेल आपने ऐसे देखे होंगे जिसको आप चार्ज नहीं कर पाए और उसको यूज किया, जैसे उसकी एनर्जी लो हुई आपने सेल को हटा दिया, फेंक दिया। ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। ध्यान रखने वाली बात है, प्राथमिक सेल अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार आवेशित किया जा सकता है, और वो भी कब आवेशित किया जा सकता है? जब सेल को बनाया गया होगा तब आवेशित किया गया है। इसके अलावा आप सेल को फिर दोबारा कभी चार्ज नहीं कर सकते हो। कैसे सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। तो मैं प्राथमिक सेल की डिफिनेशन भी लिखे देता हूं कि वे सेल जिन्हें उनके संपूर्ण जीवन काल में, उनके का मतलब सेल के, जिन्हें उनके संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार आवेशित किया जा सकता है। आवेशित का मतलब है चार्ज। केवल एक ही बार आवेशित किया जा सकता है। और वो भी कब आवेशित किया जा सकता है? जब उसको बनाया गया था, किया जा सकता है। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल
कहलाते हैं। अब बात आ जाती है कि प्राथमिक सेल अपने यहाँ कौन कौन से जो हमको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल हो सकता है। बड़ा आसान सा है, आपके घर में जो शुष्क सेल आता है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आपके यहां जो शुष्क सेल आता है, ड्राई सेल जिसको कहते हैं, रेडियो वगैरह पर डाला जाता है, ये प्राथमिक सेल है, इसको आप कभी नहीं चार्ज करते। दूसरा सेल और आता है घड़ियों में डाला जाने वाला सेल। जाने वाला सेल, ये जो घड़ियों में भी डाला जाता है सेल, आप इसको भी एक ही बार डालते हो। इसके बाद जैसे ही आपने देखा ये डिस्चार्ज हो गया, आपने इस सेल को हटाया, उसकी जगह दूसरा सेल लगा दिया। तो अगर मैं प्राथमिक सेलों की बात करता हूं तो ये केवल एक ही बार चार्ज होते हैं, और ऐसे सेल हमको कहलाते हैं प्राथमिक सेल, और उसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं बात आ जाती है कि दूसरा सेल क्या होता है। बेटा दूसरे सेल को कहते हैं द्वितीयक सेल। अब इस बात पर आकर टिक जाती है कि द्वितीयक सेल क्या होता है। बड़ा आसान है बेटा, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको आप खरीद कर लाते हैं, हो सकता है ये चार्ज होते हैं, आपने इसको यूज किया, ये डिस्चार्ज हो गया, जैसे ही डिस्चार्ज हुआ आपने फिर इसको चार्ज किया, यूज किया, डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज कर दिया। मतलब आप ऐसे सेलों को बहुत बार लगातार चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज होते ही आप इसको चार्ज कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज करेंगे, यूज करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सेलों को लगातार अपने संपूर्ण जीवन काल में कई बार चार्ज किया जा सकता है, कई बार आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो मैं लगभग ऐसी ही डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज? मैं लिखता हूं कि वे सेल जिन्हें उनके संपूर्ण जीवन काल में कई बार आवेशित किया जा सकता है। कई बार आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो जो द्वितीयक सेल होता है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में कई बार आवेशित भी किया जा सकता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल चेक करूंगा कि द्वितीयक सेल कौन कौन सा है जो अपने जीवन काल में कई बार चार्ज किया जा सकता है, बड़ा आसान सा है। लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल ऐसा सेल है जिसे आप कई बार चार्ज कर सकते हो। यह सेल कहां होता है? मोबाइल के अंदर। आप मोबाइल की बैटरी को चेक करोगे, रिमूवेबल बैटरी आसानी से देखी जा सकती है, नॉन रिमूवेबल बैटरी को देखना थोड़ा सा कठिन है। आप उस पर देखोगे उसमें लिखा होगा एलआई पॉलीमर बैटरी। एलआई पॉलीमर बैटरी लिथियम आयन से प्रोड्यूस की जाती है, जिसे आप खुद समझते हो दिन में 2-2, 3-3 बार चार्ज करते रहते हैं लगातार, या सालों साल तक ये चार्ज होती रहती है, आप इसको यूज में लाते रहते हो। तो ये पहला सेल ये हो गया। अगर मैं दूसरा सेल और बात करूं, इसका एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया सीसा संचायक सेल, जिसे लेड स्टोरेज सेल कहते हैं। घरेलू जो बैटरी इन्वर्टर्स के साथ लगी रहती हैं, या गाड़ियों में, मोटर बाइकों में, और इसके अलावा ट्रक, कार वगैरह पे जो बैटरियां लगी रहती हैं, जो घरों में इन्वर्टर के साथ होती हैं, इन बैटरियों को कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, या सीसा संचायक सेल भी कहते हैं इन्हें। सीसा संचायक सेल को भी आप लगातार जानते हो, घरों में ऊपर से जो इन्वर्टर्स की सेल बैटरी होती है, इसे आप लगातार चार्ज करते रहते हो। लाइट आ गई, चार्ज होते रहे, लाइट चली गई, डिस्चार्ज होने लगे, फिर कुछ देर बाद लाइट आई, फिर से चार्ज होने लगा। तो ये सेल अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत बार चार्ज होता है। और जब अपने संपूर्ण जीवन काल में लगातार चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, हम ऐसे सेलों को द्वितीयक सेल की श्रेणी में डाल देते हैं।
तो चार्जिंग के बेसिस पर सेलों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो आवेशन के बेसिस पर मैंने सेलों के प्रकार पढ़ लिए। अब अगर मैं कार्य करने के आधार पर देखूं, वर्किंग मेथड के बेसिस पर देखूं, तो भी मुझे सेल दो प्रकार के मिलते हैं। तो मैं वर्किंग मेथड के आधार पर सेलों को पढ़ लेता हूं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं कार्य के आधार पर सेलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं यहां लिखे देता हूं, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर सेलों का वर्गीकरण या विभाजन, सेलों का वर्गीकरण। तो मैं चेक करूंगा कि अगर मैं कार्य के बेसिस पर देखता हूं तो सेल कितने प्रकार का होता है। बेटा दो प्रकार का सेल। कौन कौन सा सेल? सबसे पहला आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, वोल्टीय सेल, क्योंकि इसका निर्माण एलिसांद्रो वोल्टा ने किया था। इसे वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं इसी में से दूसरा सेल देखता हूं कार्य के ही बेसिस पर, विद्युत अपघटनी सेल। सेल तो मुझे जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। वैसे बड़ा आसान सा है, बिल्कुल एक लाइन में आपको समझ में आने वाला है कि अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता हूं, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। सेल कहलाते हैं। बड़ा आसान सा कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को काय में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अब अगर बात आएगी कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट। अगर गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है तो विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो मैं उसकी भी डिफिनेशन लिखा देता हूं कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अपघटनी सेल कहलाता है। तो आप समझ गए कि विद्युत अपघटनी सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का जस्ट अपोजिट होता है। अगर गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है तो विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर देता हूं। यह शब्द
विद्युत ऊर्जा तो लगभग सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ है रासायनिक ऊर्जा का। आखिर रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या समझे? तो देखो मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में समझा दूं। अगर कहे सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देता है, इसका मतलब है सेल के अंदर कुछ केमिकल्स भरे गए हैं, कुछ केमिकल डाले गए हैं, सेल के अंदर जो केमिकल हैं उन्होंने आपस में अभिक्रिया की है, और जब दोनों ने आपस में अभिक्रिया की है, क्योंकि रिएक्शंस के लिए कम से कम आपको 2 प्रकार के केमिकल्स चाहिए, तो आपने सेल में केमिकल्स को भरा, उन केमिकल्स ने आपस में क्या की, रिएक्शन की, और जब सेल में भरे केमिकल्स में आपने आपस में रिएक्शन की तो विद्युत ऊर्जा बनाई। तो जब सेल में भरा केमिकल रिएक्शन कर रहा था तो उस रिएक्शन से प्रोड्यूस एनर्जी को हम कह रहे थे रासायनिक ऊर्जा। भाई आप इस बात को सभी लोग जानते हो, कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब सेल में जो केमिकल भरा है उसको भी रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल जिस ऊर्जा से रिएक्शन को कंप्लीट करता है, रिएक्शन करवा रहा है, केमिकल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उस एनर्जी को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो इस सेल में केमिकल्स अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। और अगर मैं दूसरे सेल की बात करूं, जस्ट अपोजिट होता है। तो विद्युत अपनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के द्वारा सेल में भरे केमिकल्स के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। फिर ध्यान रखना, मैं इसको कैसे बताऊंगा। सेल में भरे केमिकल अपने आप अभिक्रिया करते हैं और विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। सेल में जो केमिकल्स भरे रहते हैं उन्हें अभिक्रिया करानी नहीं पड़ती है। सेल में भरे हुए केमिकल्स अपने आप अभिक्रिया करते हैं, स्वतः अभिक्रिया करते हैं और विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। फिर से ध्यान रखना, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं, सेल में भरे केमिकल अपने आप अभिक्रिया करते हैं। जैसे कोई पूछेगा क्या गैल्वेनिक सेलों में अभिक्रिया कराने की जरूरत होती है? नहीं भाई, उसमें जो केमिकल्स भरा है अपने आप रिएक्शन करता है, स्वतः अपने मन से अभिक्रिया करता है, विद्युत ऊर्जा बना देता है। लेकिन अपोजिट अगर देखूं मैं नेचर में, विद्युत अग्नि सेल, आप इसमें होता क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं वो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। केमिकल्स की अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए हम विद्युत ऊर्जा को सेल में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही विद्युत ऊर्जा को सेल में प्रोवाइड किया, अब केमिकल्स आपस में अभिक्रिया करने लगे, अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदल दिया। विद्युत ऊर्जा लेकर केमिकल्स के रिएक्शन करवा दी, और केमिकल्स की रिएक्शन करवाने की ऊर्जा को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। कैसा बताते हैं कि आपके पास एक सोडियम क्लोराइड है, NaCl जिसे कहते हैं। अब NaCl से आपको एक काम करना है कि आपको Na अलग करना है, आपको Cl अलग करना है। वैसे मैं रिएक्शंस को बैलेंस करूं तो ऐसा Cl2 बनेगा जाके, क्योंकि क्लोरीन जो है एटॉमिक मोनोएटॉमिक नहीं है, क्लोरीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणु अणु है, इसलिए मैं Cl2 को लिख देता हूं। बैलेंस इसको नहीं करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और आज से कहा जाए NaCl है, Na को अलग करो, Cl को अलग करो, अलग अलग दोनों को प्राप्त करो। मुझे Cl अलग चाहिए क्लोरीन गैस के फॉर्म में, और मुझे सोडियम अलग चाहिए, मुझे इनका यूज है करना है। तो आप इस बात को देखोगे कि हमारे पास NaCl से Na और Cl को अलग करने का इस दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है। हम चाहे इसको गर्म करें, ठंडा करें, उबालें, धूप में रखें, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन हम NaCl से Na को अलग और Cl2 को अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? अगर Na, इसका मतलब यह अभिक्रिया अपने मन से संपन्न होने वाली नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, NaCl को जल में घोलकर उसमें क्या करूंगा, विद्युत धारा प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे ही मैं देखूंगा, मैं NaCl को जल में घोलकर जैसे ही मैं विद्युत धारा प्रोवाइड करता हूं, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। इस प्रोसेस को समझना, आपने किस ऊर्जा की मदद ली, विद्युत ऊर्जा की मदद ली। क्या करवाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, अर्थात विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया पूरी हुई। अगर मैं चेंज को देखूं, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को लेकर ही रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराया गया है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, विद्युत अग्नि सेल कहलाते हैं। दोनों सेलों में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि गैल्वेनिक सेलों में
सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया स्वतः अपने मन से होती है, लेकिन विद्युत अग्नि सेलों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे विद्युत धारा प्रवाहित करके पूरा कराया जाता है, यह अपने मन से नहीं होती है। तो सेल कितने प्रकार का होता है या एक अच्छे सेल के क्या क्या गुण होते हैं, इसको हमने अपने लेक्चर में पढ़ रखा है। अब इसके बाद लेक्चर आता है गैल्वेनिक सेल का, कि किसी एक गैल्वेनिक सेल को तो कम से कम हम पढ़ ही लें, क्योंकि मुझे यह भी पहचानना है गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण कैसे हम पहचाने, किस इलेक्ट्रोड पर हो रहा, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन, ये सब चीजें कैसे पहचाने। तो मुझे कम से कम एक गैल्वेनिक सेल और मुझे कम से कम एक विद्युत अग्नि सेल पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर रखूंगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इस पर रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्योंकि आज गैल्वेनिक सेल को रखेंगे तो ये कंप्लीट होने वाला नहीं, काफी लंबा लेक्चर जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल को ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। आप गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड या विद्युत अग्नि सेल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिल गई है उसको तैयार रखें। जो भी जानकारी अगर आपको और चाहिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस जानकारी को आसानी से आप तक पहुंचा दूंगा। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के विषय में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।